नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने वाली एक कंपनी ने अब एक नया सुझाव दिया है और इसमें इस कंपनी ने कहा है कि ये जो देशव्यापी लॉकडाउन है या पूरे देश को जो बंद करके रखा गया है उसकी जगह हाइपर लोकल लॉकडाउन या ग्रैनुलर लॉकडाउन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ये कंपनी जो है भारत सरकार को सलाह देती है, ऐसा इसकी जो विज्ञप्ति है और इसका जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है। ये कोई साधारण कंपनी नहीं है। कंपनी जो है वो सैपियो के नाम से काम करती है, सैपियो एनालिटिका प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो है गवर्नमेंट एडवाइजरी फर्म है। अब ये देखना होगा कि ये जो कह रहे हैं ग्रैनुलर लॉकडाउन या हाइपर लॉकडाउन, वो है क्या। दरअसल इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो आंकड़े हैं उसको जुटाइए और उसके आधार पर छोटे छोटे इलाकों को, छोटे छोटे जो आवासीय क्षेत्र हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना के प्रसार की ज़्यादा आशंका है उसको लॉकडाउन कीजिए, उतनी ही दूर को लॉकडाउन कीजिए और बाकी शहर में, बाकी देश में ज़िंदगी को सामान्य ढंग से चलने दीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और इस तरह की बातें जो है अब दुनिया भर में होने लगी हैं, क्योंकि कोरोना को दुनिया में आए हुए करीब करीब अब 5 से 6 महीने होने जा रहे हैं। नवंबर में ही चीन में इसके मामले आए थे, जनवरी में भारत पहुंच चुका था ये, और फरवरी आते आते दुनिया के बाकी देशों में पहुंच गया। शुरू में लोगों को ये अनुमान नहीं था कि ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है, कितना घातक है और किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, कितनी जिंदगियां इससे जा सकती हैं। लेकिन अब जो तथ्य हैं वो सामने आ चुके हैं और ये बहुत साफ हो चुका है कि ये सब के लिए खतरनाक नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इससे प्रभावित होने वाले 70 से 80% लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको ये वायरस संक्रमण हो चुका है। और ये जो संक्रमण, इस तरह के जो लोग हैं जिनको कि कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक, यानी जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है, वो ज़्यादातर युवा होते हैं और युवकों से ये ज़्यादा फैलता है। लेकिन क्या लॉकडाउन जो है, देशव्यापी लॉकडाउन, ये इसके प्रसार को रोक सकता है? क्या लॉकडाउन के जरिए जो है इससे मौतों की संख्या को कम की जा सकती है? अब अगर आप अमेरिका का या इटली का, स्पेन का, ब्रिटेन का उदाहरण देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो है इसमें रोक लगाना बहुत आसान नहीं है। बहुत कम संख्या में रोक लगा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को बदलकर मौत की संख्या को और भी कम किया जा सकता है। संक्रमण की संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि संक्रमण तो होगा जब तक हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त नहीं कर लेते हैं या फिर जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। और माफ़ कीजिएगा कि वैक्सीन 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। अभी शुरुआती परीक्षण हो रहे हैं, चाहे जितना भी दावा जो भी कंपनियां, जो भी देश कर रहे हों, लेकिन उनके आने में अभी समय लगेगा। तो फिर एक ही तरीका है हर्ड इम्यूनिटी, और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि 50-60% लोगों को अगर ये बीमारी हो जाए और उससे वो ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद इसका प्रसार जो है इतनी तेज़ी से नहीं होगा जितनी तेज़ी से आज हो रहा है। भारत में भी लॉकडाउन है, करीब 45 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी संक्रमण रुक नहीं रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है। और अब जो घनी आबादी वाले क्लस्टर हैं, जिनको हम झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी भी कहते हैं, उनमें भी ये पहुंच चुका है और इसका प्रसार जो है बढ़ता जा रहा है। पुराने क्षेत्रों से ये ख़त्म हो जाता है, नए क्षेत्रों में आ जाता है। ऐसे में ये जो सैपियो एनालिटिका प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी फर्म, उनका कहना है कि ग्रैनुलर लॉकडाउन किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि डेटा के आधार पर सरकार पहले अध्ययन कर ले, और ये कोई बहुत समय नहीं लगता। आजकल कंप्यूटर के कारण बहुत आसानी से एक ही दिन में, कुछ घंटों में ही ये अध्ययन हो सकता है। और उसके बाद जो है हाइपर लोकल, यानी एकदम क्षेत्रीय, एकदम चिन्हित करके, जिसको अभी जैसे अभी कहा जाता है वो कि ये रेड जोन है। रेड जोन का मतलब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से कहाँ पर संक्रमण ज़्यादा हो सकता है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी एक इलाके में 2, 3, 4 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इसका मतलब उस पूरे इलाके में उसका विस्तार नहीं भी हो सकता है।
ऐसे इलाके जहाँ पर बंगले बने हुए हैं, लोग खुद अलग अलग रहते हैं, वहाँ अगर किसी तरह से ये संक्रमण पहुँच भी गया तो वो उस बंगले तक रह जाएगा। बहुत से मामलों में ये फ्लैट तक रह जाएगा। लेकिन जिन मामलों में जो लोग जो हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या पुरानी बस्तियों में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मकान ही मकान बने हुए हैं, सांस लेने के लिए भी एक तरह से उनको बाहर आना पड़ता है, घर के बाहर आना पड़ता है, तो वहां पर इसका विस्तार ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसका एक सांख्यिकी के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरा फार्मूला जो है वो बनाया जा सकता है। इस तरह से जो सैपियो है उसने कुछ मामलों को चिन्हित किया है और जो अभी का लॉकडाउन है उससे 3 स्तरों पर जो है वो प्रभाव हो रहा है। और वो प्रभाव है, एक तो इकोनॉमी पे, आप देख ही रहे हैं, इकोनॉमी जो है पूरी तरह से वो चौपट हो गई है। और ये स्थिति पिछले साल से चली आ रही थी, यानी 2019-20 से ही ये स्थिति चली आ रही थी। अगर आप आंकड़े देखें तो 2019-20 में करीब 41,000 करोड़ जो है जीएसटी का कम कलेक्शन हुआ। सरकार जितना सोच रही थी उससे 41,000 करोड़ रुपए जो है उसका कलेक्शन कम हो गया। उसी तरह से जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह होता है उसमें 1.43 लाख करोड़, करीब 143 लाख करोड़ जो है, 143 लाख करोड़ की जो है वो कमी हुई, यानी कम कलेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं थी और बहुत सारे जो फर्म है वो कह ही चुके हैं कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में इस बार भारत जो है वो 0 तक रह सकता है। हालांकि सारी उम्मीद जो है सिर्फ एक क्षेत्र पर टिकी हुई है और वो है कृषि। कृषि में उत्पादन अच्छा है तो हो सकता है कि वो कुछ जीडीपी में योगदान कर दे, हम शायद 1-2% रह जाएं तो रह जाएं। लेकिन जो उद्योगों की स्थिति है, अभी से हम शुरू करेंगे तो इस साल, इस वित्त वर्ष के आखिर में, यानी अगले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च तक, या फिर उसके अगले साल यानी 2021-22 का जो वित्त वर्ष है उसमें कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं। तो जो सैपियो की फाइंडिंग है उसमें आप पाएंगे, वो कहते हैं कि 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ये जो लॉकडाउन है वो प्रभावित कर रहा है। एक तो इकोनॉमी, हमने बात कर ली, उसके बाद सोसाइटी, समाज पर जो प्रभाव है, ये जो आइसोलेशन है उसके चलते जो बहुत तरह की समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं वो हम देख ही रहे हैं। और उसके बाद जो है कोविड-19 के चलते जो मॉर्बिडिटी है, यानी उससे जुड़ी हुई जो पहली जो दूसरी कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं, मतलब जिनमें ऑलरेडी बीमारियां हैं और जो इसके चलते जो समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो सैपियो ने इसको सैपियो अम्ब्रेला ग्रेनुअल लॉकडाउन के नाम से एक पूरा फार्मूला तैयार किया है। भारत सरकार को भेजा है, राज्य सरकारों को भी भेजा है कि अगर आप चाहें तो इसके आधार पर प्लानिंग कर सकते हैं। और ये सही समय है। ऑलरेडी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो सरकार अगर चाहे तो इस बीच जो ये हाइपर लोकल, यानी अत्यंत क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन की जो योजना है उसकी तैयारी कर सकती है। यानी जिन क्षेत्रों में कि ज़्यादा प्रसार होने की संभावना है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं सांख्यिकी के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, उन क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जाए और बाकी क्षेत्रों को खुला छोड़ करके, और बहुत तरह के जो हादसे हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। जो अभी आंध्र में हुआ गैस लीक, पता नहीं 40 दिनों से वो फैक्ट्री बंद थी, अगर लोग वहाँ मौजूद होते, मेंटेनेंस होता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। महाराष्ट्र में हमने देखा कि 15 मजदूर पैदल ही चल पड़े थे गांव के लिए, घर के लिए, और रास्ते में ट्रेन की पटरी पर सो गए और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मौतें भी टाली जा सकती हैं। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि पूरा समाज ठप पड़ा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, कामकाज बंद है, उस सब कुछ जो बंद है उसमें किसी न किसी तरह से हम कुछ अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो जो सैपियो है इसमें कई तरह के लोग जो हैं वो भी मैं बता दूं कि कौन सारे लोग हैं इसमें सरकारी अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं,
उसके अलावा फाइनेंशियल जो रिसर्चर्स हैं वो हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, बस तरह तरह के लोग हैं। करीब 300 लोगों की टीम ने मिल करके इसको जो है इसको तैयार किया है। और जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का जो मामला है उस पर सारे पर विचार करने के बाद उन्होंने इसको सामने रखा है। एक बात बहुत साफ है, दुनिया भर के शोध अब बता रहे हैं कि ये वायरस जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसके हिसाब से आप वायरस के इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते हैं, रोकना होगा मौत को। तो जितने कम लोग अस्पताल में जाएंगे उतनी कम मौत होगी, ये बात तो समझ लीजिए, क्योंकि अस्पताल में जाने के बाद जो इलाज है वो सीमित है। तो इसलिए और किन लोगों के अस्पताल में जाने की स्थिति बन सकती है वो भी बहुत साफ है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो लोग किसी न किसी बीमारी से पहले से पीड़ित हैं उनके लिए ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। जिनको भी कोई पहले से बीमारी है, वो जैसे दिल की बीमारी है या जो शुगर या चीनी जिसको हम मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़, वो सारे लोग हैं, सांस की बीमारी है, टीबी है या कैंसर है, कुछ किसी तरह की बीमारी है, उनको सुरक्षित रखना है, घर के बड़े बुज़ुर्गों को सुरक्षित रखना है। और जो यूथ है वो बहुत आसानी से इसको फेस कर सकता है, उनमें ये समझ विकसित करने की ज़रूरत है। कई केस मेरे सामने आए हैं जिनके अध्ययन से लगता यही है कि शायद वो डर से उनकी मौत हो गई। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है, अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको बताते रहे हैं कि डर भी जो है मौत का एक बड़ा कारण होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, कोई और समस्या आ जाती है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये बीमारी जो है वो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल देता है, थोड़ा ज़्यादा कष्ट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर आदमी के लिए मौत का पैगाम लेकर आता है जैसा कि टेलीविज़न चैनल बता रहे हैं। इससे ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को जो इन्फेक्शन हो रहा है उनको पता भी नहीं चल रहा है, और इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, इस रोग को समझने की ज़रूरत है। और इस रोग को समझने के बाद, जैसे वायरल बुखार होता है, आपको सर्दी ज़ुकाम होता है, इनका कोई इलाज नहीं है। आपको जो बुखार रोकने की दवा दी जाती है वही दवा जो है जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको भी दी जाती है, पैरासीटामोल जिसको कहते हैं। कुछ मामलों में कुछ और लक्षण होते हैं, कोई और बीमारी होती है तो उसकी दवा दी जाती है। और बाकी जो शरीर है वो जो वायरस से खुद लड़ता है, जो हमारे रोग प्रतिरोध की क्षमता होती है वही लड़ती है, और उसके लिए शरीर को तैयार करना होता है, जो कि अच्छे खाने से और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल में रहने से, प्रसन्नचित्त रहने से आता है, डरने से नहीं आता है। डर जो है इस बीमारी के संकट को और बढ़ा देता है। तो एक तरफ तो ये बातें रही, दूसरी तरफ मेरे सामने द लैंसेट नाम का जो एक मेडिकल जर्नल है, दुनिया भर में बहुत प्रतिष्ठित है, उसमें एक आर्टिकल आया है, और जो कि स्वीडन का जो एक्सपीरियंस है वो बताता है। स्वीडन का एक्सपीरियंस क्या है? स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, वहाँ स्कूल खुले हुए हैं, सब कुछ खुले हुए हैं, और सिर्फ उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दिया कि किस तरह से लोग इस समय बिहेव करें। उसकी तुलना है, दरअसल स्वीडन के ही एक साइंटिस्ट हैं जॉन, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, और उनका कहना है कि स्वीडन मॉडल की बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, ये कह के आलोचना की कि हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक प्रतिरक्षा या पूरे समाज की प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए स्वीडन जो है अपने बुजुर्ग लोगों को बलि दे रहा है। अब अगर हम देखें स्वीडन को, तो यहाँ पर इनके ठीक पड़ोसी देश जो हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड के मुकाबले कुछ ज़्यादा मौतें हुई। लेकिन अगर आप उनकी तुलना जो यूरोप के दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके साथ करें, जिनमें यूके यानी इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, तो इनके मुकाबले कम मौतें हुई हैं। तो ये जो है ये जो स्थिति है वो ये एक बात बहुत साफ कर देती है कि जो बहुत कठोर लॉकडाउन है वो भी बुज़ुर्गों की रक्षा नहीं करता, जो केयर होम में रहते हैं उनकी रक्षा नहीं करता। ये आप समझ लीजिए कि इंग्लैंड में भी, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऐसी मौतें हुई हैं जो बुज़ुर्ग थे, कोई 70-75 साल से ज़्यादा उम्र के थे और केयर होम में रह रहे थे, जहाँ इन्फेक्शन एक साथ फैल गया। तो ये जो लॉकडाउन है वो बुज़ुर्गों के
के जीवन रक्षा की गारंटी नहीं देता है। उसके अलावा जो कोमॉर्बिड हैं, जिनमें यानी उनमें अगर पहले से कोई बीमारी है, उनको अगर शुगर की, चीनी की बीमारी है, अगर उनको सांस की बीमारी है, दिल की बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, कोई भी बीमारी है, तो उनको भी ये जीवित रहने की गारंटी नहीं देता है। इसके लिए अस्पताल, लेकिन अस्पतालों में अगर बहुत भीड़ हो जाए तो फिर आप उनका इलाज करेंगे कैसे? एक दिन में डॉक्टर की संख्या नहीं बढ़ सकती, बेड भले ही बढ़ा लो। एक दिन में नर्सों की संख्या नहीं बढ़ सकती, भले ही बेड बढ़ा लो, तो उसको देखेगा कौन? कैसे उसकी देखभाल होगी? संजोग ही है कि भारत में इतने पेशेंट अभी नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि भारत में लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि घर में रहकर, घर में क्वारंटीन होकर आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आपको पैरासीटामोल लेना है। टेलीमेडिसिन हम सब लोग जानते हैं, टेलीफोन पर डॉक्टर संपर्क करके और बता सकते हैं। और फिर जिन लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो या जिन लोगों को कोई और बीमारी हो, उनको अस्पतालों में दाखिल किया जा सकता है। तो जो स्वीडन का जो निष्कर्ष है उसको मैं इसको समाप्त करने के पहले पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। एक पहला निष्कर्ष ये है कि किसी को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। आप चाहे जितना बचने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहे जितना इससे भागने की कोशिश कर रहे हो, जितना छिप के रह रहे हो, किसी न किसी तरह से ये आप तक आ सकता है। ये युवकों से ज़्यादा फैलता है। उसका कारण ये है कि इन युवकों में ये एसिम्प्टोमेटिक है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको संक्रमण हो गया है। तब भी आप युवकों को घर में नहीं रख सकते क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। एसिम्प्टोमेटिक है, जब सिम्टम भी नहीं दिखाई देता तो उनके जान माल का कोई नुकसान नहीं हो सकता, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनमें से कुछ युवकों में अगर सिम्टम आ भी जाए तो भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। यानी भारत जो है, जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम की है, वहाँ का यूथ जो है वो यानी 65% जो भारत है वो पूरी तरह से अपने आप ही सुरक्षित है और उसको हमारा जो शरीर है वो लड़ लेगा। दूसरा जो उनका है कि लॉकडाउन करके पूरे देश में जिस तरह से देश बंदी जिसको कह सकते हैं हम, उसके जरिए आप जो बहुत तेज़ी से इस वायरस को फैलने से थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के ख़त्म होते ही वो इसका प्रसार फिर से होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को, यहाँ तक कि चिकित्सकों को, डॉक्टरों को प्रशिक्षित करें और उनको बताएं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर इससे लड़ लेगा और बच निकलेगा। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और दूसरों में नहीं फैले, इसलिए आपको घर में रहना है। मैं एक उदाहरण दूं कि चेचक हो जाता है तो उस जिस व्यक्ति को होता है, जिस बच्चे को हो जाता है, उसको एक घर में रखा जाता है, एक कमरे में अलग रखा जाता है, बाकी लोग उससे कम मिलते हैं ताकि बाकी लोगों को उसका संक्रमण नहीं हो सके। तो वैसी ही स्थिति है। और जिनके घर में रहने की स्थिति नहीं है उसके लिए जो सरकार है उन्होंने क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, जो लोग एक ही कमरे में अगर 5-6 लोगों का परिवार या 5-6 लोग दोस्त रहते हैं नौकरी करने के कारण, उनको क्वारंटीन सेंटर में लाया जा सकता है। बाकी लोग घर में ही रहकर इसका जो है वो आरोग्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एक और जो स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, इनका कहना है कि आगे पीछे सभी देशों में संक्रमण और मौतों की संख्या एक जैसी होने वाली है। कोई देश जहां संक्रमण अभी ज़्यादा दिख रहा है, मृत्यु ज़्यादा दिख रही है, लेकिन बाद में चलकर जिनमें संक्रमण होगा वहां भी यही स्थिति होगी। अभी से एक सप्ताह पहले तक कहा जाता था कि जो रसिया है वहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति, उन्होंने संक्रमण पर कंट्रोल कर लिया। पिछले 3 दिनों से वहाँ स्थिति नाजुक हो गई है और कल जो है वहाँ 10,000 संक्रमित लोग एक साथ आ गए। तो और तब तक जब तक कि यूरोप में और जगहों पे फैल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि रशियन मॉडल जो है बड़ा सुरक्षित मॉडल, अब वहाँ फैलने लगा है। तो ये फैलेगा, ये संक्रमण इतना तेज़ है कि उतनी तेज़ी से रोका नहीं जा सकता। ये जो है कोई भी वायरस अब तक नहीं आया जो इतनी तेज़ी से फैलता हो। लॉकडाउन करके देख लिया, भारत में भी तो 45 दिनों से लॉकडाउन है पर फैल रहा है और पिछले 2 दिनों से संख्या यहाँ भी बढ़ रही है। तो अगर आप जो संक्रमित हैं उनको प्रशिक्षित कर दें कि ये वायरस की तरह है या ये चेचक की तरह है, घर में रहकर, एकांत में रहकर, गर्म पानी पीकर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर, फल खाकर अपने आप, अपने शरीर को, अपने सेहत को
ठीक रख करके और मानसिक सेहत को ठीक रख करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। स्वीडन के उसी साइंटिस्ट का ये कहना है कि प्रसार को रोका नहीं जा सकता, तब फिर आप लॉकडाउन को बढ़ाते रहने के लिए क्यों तैयार हैं? सरकार के सामने ये जो सैपियो ने एक ग्रैनुलर लॉकडाउन या हाइपर लोकल लॉकडाउन का एक नया मॉडल दिया है, और इस मॉडल में मैं तो जनरल भाषा में कह रहा हूँ कि ये बहुत क्षेत्रीय स्तर पर किया जाना है, लेकिन इसके पीछे एक स्टडी है जिसका वो पूरा खाका उन्होंने दिया है कि वहाँ जो डेमोग्राफी क्या है, उम्र के हिसाब से डेमोग्राफी क्या है, बाकी चीज़ों के हिसाब से डेमोग्राफी क्या है, रहने की स्थिति क्या है, वहाँ जो सैनिटेशन है उसकी स्थिति क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स को बना करके उन्होंने तैयार किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत उचित समय है कि सरकार इस पर ध्यान दे, वरना जो मौतें हैं वो होती रहेंगी। कानपुर में एक पत्रकार की इसी तरह से मौत हो गई, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वो फील्ड में रह करके, मतलब फ्रंट पर रह करके और हमें सूचनाएं दे रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसमें 2-3 बातें बहुत गौर करने की है। पत्रकार होने के बावजूद 5 दिनों तक वो कोशिश करते रहे कि उनकी कोरोना की जांच हो जाए, लेकिन वो जांच नहीं हो पाई। 5 दिनों के बाद उनका सैंपल लिया गया, भेजा गया, और वो रिपोर्ट जो है उसको आने में 6-7 दिन लग गए, और इस बीच उनकी मृत्यु भी हो गई। मेरा यहाँ कहना बहुत साफ है, उनको पूरी तरह से श्रद्धांजलि देते हुए, कि शायद अगर एजुकेट किया गया होता कि आप चिंतित नहीं। मुझे ब्रिटेन के एक डॉक्टर को मैंने इंटरव्यू किया, उनको कोरोना संक्रमण के लक्षण थे, और जब उन्होंने अपने हॉस्पिटल से कहा कि इसकी जांच करा लें कोरोना संक्रमण की, तो हॉस्पिटल ने कहा कि आप में जो लक्षण है वो कोरोना के ही है और जांच की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही एकांतवास में या क्वारंटीन में रहें, और ये दवाएं हैं जो सबको मालूम है, पैरासीटामोल बुखार कम करने वाली दवा है, उसको लेते रहें, पानी पीते रहें, और बाहर नहीं निकले ताकि दूसरों को फैले नहीं। तो हम बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के जरिए कर सकते हैं, एजुकेट करके कर सकते हैं। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि जो कोरोना के मरीज़ हैं जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं उनका इलाज होने लगता है, लेकिन जो बाहर की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। जगह जगह से खबर आ रही है कि डॉक्टर उनके पास जाना नहीं चाहते, नर्सेज जाना नहीं चाहती हैं, उनको पूरा जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जो प्रशिक्षण, जो जानकारी डॉक्टर्स को, नर्सों को मिलना चाहिए वो भी नहीं है। तो जब वो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये संकट इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय लिख सकते हैं शालीन भाषा में, और आप हमसे असहमत हैं तो भी आपका स्वागत है। आप YouTube पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे सारे सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन दिखेगा। अगर आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन के बटन को दबाइए, आपको पता चलेगा कि हमसे आप और करीब से कैसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।